जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 15 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपके लिए। और ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर का पेड बैच गाइज आपके लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेड बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। अभी यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं और होने भी वाली हैं नए बैचेस के अंदर। तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैचेस को ज्वाइन कर लो। और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग करते हो तो भी कॉल कर लेना, क्योंकि उसके लिए भी हमारे पास आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग सेशन को। ये सब आज के टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करने वाले हैं। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के थोड़े से कमेंट्स मैं देख लेता हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं, जैसे कि ईशा ठाकुर, वेरी गुड। प्रीति, आयुष गुप्ता का मैसेज है कि प्राथमिक बाजार और प्राथमिक अर्थव्यवस्था एक्सप्लेन कर दीजिए। आयुष देखो, सबसे पहली चीज तो ये जो टॉपिक है आपके, ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जिसके अंदर बेसिकली स्टॉक और काफी सारी चीजें आती हैं। इसका एक अलग एक पर्टिकुलर चैप्टर है। तो और करंट अफेयर्स में अगर ये बाई चांस टॉपिक इन फ्यूचर जो है वो आता है तो मैं जरूर एक्सप्लेन जो है वो करूंगा। बट अभी के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप जिस बैच में हैं उस बैच की जो क्लास कोऑर्डिनेटर है उनसे एक बार आप बात कर लीजिए, उस पर आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएगा। नहीं तो इस दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर लीजिए। और अगर करंट अफेयर्स में इन फ्यूचर जो है वो आता है तो डेफिनेटली मैं इसको डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। एंड ड्यू टू टाइम लिमिटेशन इट इज नॉट पॉसिबल कि अपन उस चैप्टर को जो है वो पूरा का पूरा इस करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर पाए, क्योंकि वो एक सेपरेट चैप्टर है। उसके अंदर बॉन्ड्स पढ़ाया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ाया जाता है, राइट। काफी सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। अगर करंट अफेयर्स में आएगा तो डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए आप अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें। बाकी पायल भारती, वेरी गुड, आपके आंसर्स मिल गए हैं। दीपांशी, बहुत बढ़िया। सर मेरा ग्रेजुएशन में बीए कंप्लीट हो गया है, अब आगे जो है वो क्या करना है? आपने बीए जो है वो कंप्लीट, देखो यार, द पॉइंट इज दैट आपको ग्रेजुएशन चाहिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, मेरा एक सिंपल सा सजेशन रहता है कि जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें ऑप्शनल है, राइट। तो आप क्या करो कि जो ऑप्शनल आप चूज करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटिकल साइंस चूज किया है ना, पीएसआई है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन। तो आप उसमें अपना पीजी कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो उस फील्ड में, जिससे कि आपको उस फील्ड से रिलेटेड डेप्थ नॉलेज जो है वो होना शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ आपके पास एक डिग्री भी आ जाएगी, है ना। तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज करो। और साथ ही साथ वेरियस चीजों में डिप्लोमा वगैरह जो है वो कर सकते हो अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपनी एक पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरव्यू के समय पर। बहुत बढ़िया। आयुषी सिंह के भी आंसर हैं, काजल भारती के आंसर्स हैं। बहुत बढ़िया यार। चलिए, अब बिना समय वेस्ट किए हम लोग अपने सेशन को जो है वो करेंगे स्टार्ट। आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है। पहले मैं जो भी चीज आपको बताऊंगा उसको आपको ध्यान से जो है वो सुनना है। फिर उसके बाद मैं आपके लिए चीजें जो है वो नोट डाउन करवा दूंगा। तो ये जो पहला टॉपिक है गाइस, ये धरती के इनर कोर से रिलेटेड है। उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम ये समझते हैं कि धरती का जो इनर कोर है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है ना। हम लोग यही समझते आ रहे हैं ना, अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि धरती का जो कोर है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। लेकिन एक नई रिसर्च के थ्रू ये सामने आया है कि नेचर जियो साइंस में एक स्टडी पब्लिश हुई, एक रिसर्च पब्लिश हुई। इसके मुताबिक बताया जा रहा है कि धरती का जो इनर कोर है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं जो पहले सोचा नहीं गया था। तो आइए इस टॉपिक को डिटेल में हम समझेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लिखकर बता सकते हो कि धरती के, आपको पता ना, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, उसमें भी वेयर वेयर वेरियस लेयर होती हैं, है ना। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, है ना। एस्थीनोस्फेयर एक होती है, और कोर के अंदर भी इनर कोर, आउटर कोर, है ना। तो मेरा एक सिंपल सा आपके लिए क्वेश्चन है कि जो कोर है उसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसमें कौन से मेटल्स है, क्योंकि सबसे डेंस है वो, है ना। एक एग्जांपल देता हूं, सियाल, सीमा, ये चीज आपने पढ़ी होगी, है ना। तो बताओ अब जरा, इसी का एक मैंने आपको हिंट दे दिया है
कि कोर के अंदर जो है वो कौन सा मेजर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब सुनो, स्टडी तो पब्लिश हो गई है, अभी मत लिखना कुछ, वो बाद में लिखवाऊंगा मैं आपको। क्या चीज बताई जा रही है क्या नहीं वो अपन अभी समझेंगे। तो ये स्टडी ने सेस्मिक वेव्स का एनालिसिस किया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हम धरती के अंदर तक तो घुस नहीं सकते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है अंदर तक। अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं है कि जो धरती के इतने हाई टेम्परेचर को जो है वो झेल सके और अंदर जाकर हमें बता सके कि धरती के नीचे क्या है। तो हमें पता लगता है सेस्मिक वेव्स के थ्रू, है ना, बाहर से, मतलब धरती के बाहर जो वॉल्केनो के थ्रू लावा निकलता है उसको स्टडी करके हमें पता लगता है। तो ये अभी जो स्टडी सामने आई है जो बोल रहे हैं कि भाई धरती का जो कोर है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो है धरती का, उसमें चेंज आ रहा है। तो ये स्टडी ने सेस्मिक वेव्स का एनालिसिस किया जो 1991 से 2024 तक एंटार्क्टिका के साउथ सैंडविच आइलैंड के आसपास होने वाले फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक से रिकॉर्ड की गई। सेस्मिक वेव्स के एनालिसिस से पता चलता है कि धरती का जो इनर कोर है इसकी रोटेशन धीमी हो रही है। इसका मतलब है कि एक दिन की लेंथ में भी हल्के फुल्के चेंजेस हो सकते हैं। मतलब आप एक पूरी धरती एक पूरा चक्कर लगाती है, रोटेट करती है, तो एक कंप्लीट दिन होता है, 24 घंटे होते हैं, सभी को पता है ना। अपने एक्सिस पर धरती जो है वो गोल घूम रही है, पूरा एक चक्कर लगा रही है, यानी कि रोटेट कर रही है। तो एक दिन हुआ। अपने ऑर्बिट पर सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है तो एक साल होता है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता ही है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये जो धरती का जो कोर है इसका रोटेशन जो है ये धीरे हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है पहले तो स्टडी में। मतलब कि दिन जो है वो लंबे हो सकते हैं धीरे होने के कारण। यस। तो ये इशू हम लोग को देखने को मिल सकता है, डे और नाइट में चेंजेस हम लोग को जो है वो नजर आ सकते हैं। तो ये चीज मेन यहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिली। तो आओ थोड़ी सी कुछ चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तो इनर कोर की बात करें। इनर कोर एक सॉलिड डेंस स्फीयर है, एक गोलाकार है जो प्राइमरली आयरन और निकल से बना है। किससे बना है? नाइफ, NIFE पढ़ते हो ना, निकल और आयरन यानी कि Fe, फेरस। तो और आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट के अपोजिट, यानी कि इनर कोर जो है वो सॉलिड रहता है क्योंकि उसमें बहुत प्रेशर है अपर लेयर जो है धरती का उसकी तरफ से, तो इसलिए इनर कोर जो है वो सॉलिड है। बट आउटर आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है, और ये 11वीं क्लास की ज्योग्राफी में आपको ये पूरे फैक्ट्स मिल जाएंगे। अब धरती के मैग्नेटिज्म का क्या रोल है? तो आउटर कोर जो है गाइस वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, पॉइंट टू बी नोटेड, जियो डायनेमो इफेक्ट के थ्रू। लेकिन इनर कोर इसकी स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। इनर कोर की रोटेशन धरती के सरफेस से स्लाइटली फास्ट होती है, यानी कि धरती के अंदर का कोर जो है कंपैरेटिवली बाहर से धरती जो घूम रही है अंदर वाला हिस्सा और फास्ट घूमेगा, जो हर 1000 साल में एक एक्स्ट्रा रोटेशन कंप्लीट करता है। जैसे जैसे आउटर कोर सॉलिड होता है इनर कोर जो है वो ग्रो करता है। लेकिन ये ग्रोथ अनइवन है, यानी कि बिल्कुल स्टेबल नहीं है, कभी ज्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है, डिपेंड अपॉन द प्रेशर जो बाहर से आ रहा है और जो अंदर से आ रहा है धरती के, है ना। तो आपने जो है वो बेसिक ज्योग्राफी के अंदर जो है वो पढ़ा होगा कि धरती को बनने में एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहता है ना। एक्सटर्नल फैक्टर में आपने इरोजन सुना होगा, वेदरिंग सुनी होगी, सेडिमेंटेशन सुना होगा। इनर फैक्टर्स के अंदर आपने वॉल्केनिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक, ये सब चीजें पढ़ी है कि नहीं? यस। तो ये बेसिक ज्योग्राफी की चीजें हैं जिस पर मेनली आपको जो है वो फोकस करना जो है वो जरूरी है। बात समझ रहे हो? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये चीज थी। अब इस स्टडी से जो है वो हम लोग को क्या चीजें जो है वो सामने नजर आ रही हैं। तो अगर इनर कोर का रोटेशन स्लो हो रहा है तो एक दिन की लेंथ में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं जो जियो डायनेमिक्स पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाल सकते हैं। सेस्मिक वेव्स का बिहेवियर बेटर समझकर हम अर्थक्वेक प्रेडिक्शन और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।
इनर कोर के चेंजेस से धरती के मैग्नेटिक फील्ड पर भी असर हो सकता है, जो सैटेलाइट नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है गाइस। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि इनर कोर की कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए, आउटर कोर और इनर कोर के बीच के इंटरेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और रीसेंट स्टडी जो अभी आई है, बट हालांकि वो वैसे पूछेंगे नहीं ये वाली चीज, बट आपको इसमें बेसिकली ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए इस टॉपिक के अंदर। मेंस में आपको इस टॉपिक के इम्प्लीकेशन को क्रिटिकली एनालाइज करना होगा, जैसे जियोफिजिकल चेंजेस का धरती के लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, यानी कि जो कोर जो है इनर कोर अगर स्लो हो रहा है, उसकी स्पीड स्लो हो रही है, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका धरती पर क्या हो सकता है, लेट से 1,000 साल बाद क्या धरती में चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में कई बार पूछे जा सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट पर भी डिस्कशन जो है वो पूछी जा सकती है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बस यही था इस पूरे टॉपिक के अंदर, बाकी और कुछ चीजें नहीं थी इस टॉपिक में आपको ध्यान में रखने की, क्योंकि देखो यार बेसिकली ये जो टॉपिक है ये कोर जनरल स्टडीज के ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो ये स्टडी वगैरह क्या हुई है लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिखना चाहो तो सिंपली सी चीज ये लिख देना कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो इनर कोर जो है उसका रोटेशन जो है वो स्लो हो गया है, इनर कोर्स रोटेशन इज स्लोइंग डाउन, है ना। तो ये एक लेटेस्ट रिसर्च अभी आई है ना। अब ये इनर कोर का स्ट्रक्चर वगैरह क्या है तो वो मैं आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और आपको लिखना भी नहीं है इस नोट्स में, क्योंकि वो आपके उसमें आ जाएगा, ज्योग्राफी के टॉपिक्स में आ जाएगा, है ना। धरती के मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक भी ज्योग्राफी के टॉपिक्स में आ जाता है, ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये लिख लो। इनर कोर जो है वो ईस्टवर्ड फास्ट रोटेट करता है कंपेयर टू धरती का सरफेस, और हर 1,000 साल में एक एक्स्ट्रा रोटेशन इनर कोर का हो जाता है कंपेयर टू आउटर कोर, आउटर सरफेस या क्रस्ट। तो ये वाला पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली जनरल बुक्स में कई बार अवेलेबल नहीं होता है। और रेट जो है अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर वाला लिक्विड जो है वो आउटर कोर का वो सॉलिडिफाई हो रहा है ना। तो इस प्रकार से कोर की ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। कोर की ग्रोथ कितनी हो रही है, धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा है, 1 मिलीमीटर 1 साल में जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बस ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया धरती के इनर कोर पे। अच्छा, एक और चीज मुझे आपको लिखवानी थी जो प्रीलिम्स में आ सकती है, ये साउथ सैंडविच आइलैंड जो है वो कहां पर है ये लिख लेना, ये अंटार्कटिका के पास है, ठीक है। ये चीज पूछी जा सकती है, और ठीक है, बस बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। सेस्मिक वेव्स की एनालिसिस हुई, तो अर्थक्वेक के टॉपिक को तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो इन लोगों ने अर्थक्वेक्स वगैरह के थ्रू जो है वो चेक किया कि भाई किस प्रकार के चेंजेस हम लोग को जो है वो धरती के नीचे जो है वो देखने को मिल रहा है कोर वगैरह में। अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थिकर है, 30 टू 35 किलोमीटर बोलते हैं, सियाल से बना हुआ है। और ओशियनिक क्रस्ट जो है वो 5 किलोमीटर का है, सीमा जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिका मैग्नीशियम से बना हुआ है ना। तो ये क्रस्ट की डिटेल्स हैं, मेंटल की डिटेल्स हैं, तो ये लिखने की भी आपको जरूरत नहीं, इसमें एक लेयर होती है स्टीनोस्फेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही कोर होता है, कोर नाइफ से बना होता है, निकल और फेरस यानी कि आयरन, ठीक है। और लिक्विड आउटर कोर होता है जो कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, चाहो तो ये चीज लिख सकते हो, कोर का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है, ना कि इनर मोस्ट मोस्ट पार्ट। इनर और आउटर कोर की बीच की बाउंड्री को जो है वो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी जो है वो कहते हैं, ये भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ये भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, अगर इनर कोर की रोटेशन जो है वो स्लो होगी तो कुछ चेंजेस हम लोग को, कुछ मिनटों के चेंजेस हम लोग को देखने को मिल सकते हैं डे की लेंथ में, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो इसका हो सकता है। बस गाइज यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसके अंदर और कुछ नहीं था, इसमें मेनली कोर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना था। अब हम एक रेयर बॉम्बे ब्लड ग्रुप और किडनी ट्रांसप्लांट के केस स्टडी के बारे में बात करेंगे।
रीसेंट न्यूज में बताया जा रहा है कि एक महिला जिनका बॉम्बे ब्लड ग्रुप एच था, सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांट किया गया इंडिया में। ये एक बहुत ही रेयर केस था, और ये ऐसे रेयर ब्लड टाइप्स का मेडिकल चैलेंजेस को समझने में मदद करता है। तो लिख लो बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो एच ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है, पहली बार 1952 में मुंबई में आइडेंटिफाई किया गया था। इस ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन नहीं होता, जो बाकी ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ के लिए जरूरी होता है, जिसकी वजह से यह ब्लड ग्रुप किसी भी स्टैंडर्ड ब्लड ग्रुप के साथ कंपैटिबल नहीं होता, चाहे वो ओ नेगेटिव हो या कोई और हो। मतलब बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप। देखो किसी ने सुना ही नहीं होगा इसका नाम, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, अभी मत लिखो, मैं बता दूंगा कब लिखना है। अभी सिर्फ हेडलाइन बस डाल दो, रेयर बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो हुआ यही है कि ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप की एक महिला थी जिन्होंने सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांट किया है। तो ये एक बड़ी वो है, क्या बोल सकते हैं आप, अचीवमेंट हम लोग को देखने को मिल रही है मेडिकल साइंस में इंडिया के अंदर। अब सुनो, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के पेशेंट्स के लिए सूटेबल डोनर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके लिए कोई भी नॉर्मल ब्लड ग्रुप कंपैटिबल होता ही नहीं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के वक्त यह प्रॉब्लम आती है, जहां पर गलत ब्लड ग्रुप देने से पेशेंट की बॉडी में सीवियर इम्यून रिएक्शन हो सकता है। अब ये एक 30 साल की महिला के अगर हम केस की जो है वो चर्चा करें, जो यहां पर जो है वो मेंशन्ड है आपका, तो 30 साल की महिला जो एंड स्टेज किडनी डिजीज से सफर कर रही थी, यानी कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में थी किडनी फेलियर के, और 2022 से डायलिसिस पर थी। उनका ब्लड ग्रुप बॉम्बे यानी कि एच था, जिसमें डोनर का ढूंढना इम्पॉसिबल हो गया था। इस केस में एडवांस्ड इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स और डिसेंसिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स यूज किए गए, जो इस ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाने में मददगार साबित हुए। एक स्पेशल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री का उपयोग करके सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। इसके लिए डिटेल्ड प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन जरूरी थी। अब कुछ मेडिकल चैलेंजेस भी हम लोग को जो है वो देखने को मिले, और कॉम्प्लेक्सिटी भी हुई। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के पेशेंट को ब्लड और ऑर्गन डोनेशन के वक्त स्पेशल डीसेंसिटाइजेशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है, जैसे प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी, जो एंटीबॉडी लेवल को कंट्रोल करती है और रिजेक्शन को अवॉइड करती है। तो ये मेडिकल इंटरवेंशन की बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जो डोनर और रेसिपिएंट के बीच कंपैटिबिलिटी इंश्योर करती है। इवन क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांट्स का कंसेप्ट भी यहां इंपॉर्टेंट है, जिसमें अलग ब्लड ग्रुप वाले डोनर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। यह प्रोसेस भी प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी और एडवांस्ड इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट से मैनेज किया जाता है, जिससे रिजेक्शन प्रोबेबिलिटी कम होती है। मतलब कुल मिलाकर ये क्या करते हैं, अगर किसी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले से अगर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रहे हो, तो पहले आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देंगे। क्यों वीक करते हैं? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि बाहरी बाहरी एजेंट, यानी कि बाहर से अगर कोई एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, राइट, कोई दूसरे ब्लड ग्रुप एंटर कर रहा है, तो हमारी बॉडी को लगता है खतरा। हमारी बॉडी के जो हमें देखने को मिलता है ना कि बॉडी के अंदर जो है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म जो होते हैं, जो जिसको अपन इम्यून सिस्टम बोलते हैं, एंटीबॉडीज रिलीज करने लगता है। उनको लगता है कि भैया बाहर से कुछ खतरा आ गया, अब चलो उसको निपटाओ। तो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होता, जब बॉडी के अंदर आता है ना, तो बॉडी उसको बाहर भेजती है। तो अगर हम इसके इम्यून सिस्टम को वीक कर देंगे, तो फिर वो उसको बाहर नहीं कर पाएगी। फिर वो बॉडी के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, बॉडी से रिजेक्शन को रोकेगी। बस यही थेरेपी का उपयोग यहां पर होता है। समझे आप? तो ये चीज है। इम्यूनो सप्रेसेंट भी जो है वो, जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, ये देखो सप्रेस कर दिया जाता है इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रांसप्लांटेशन से पहले, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखो यार, इसमें कुछ एथिकल चीजें भी इन्वॉल्व हैं। ब्लड
टाइपिंग की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत ब्लड ग्रुप की ट्रांसफ्यूजन से पेशेंट की लाइफ डेंजर में आ सकती है। इस केस ने ब्लड आइडेंटिफिकेशन एरर्स के कॉन्सिक्वेंसेस को समझाया है। एडवांस्ड डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स और जेनेटिक स्क्रीनिंग का इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, ताकि रेयर ब्लड टाइप्स वाले पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। अब इस ट्रांसप्लांट ने गाइस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रेयर ब्लड ग्रुप पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट पाथवे को सेट किया है। और इस केस को देखते हुए हमको अवेयरनेस भी बढ़ानी चाहिए कि रेयर ब्लड ग्रुप्स वाले लोगों के लिए हेल्थ केयर सिस्टम में कितने चैलेंजेस हैं। इस रेयर केस ने मेडिकल कम्युनिटी को यह सिखाया है कि एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन को सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव अप्रोचेस और एथिकल डिसीजन मेकिंग जरूरी है। तो ये चीज भी, मतलब आप भाई कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरी चीजों को करोगे तो ये पूरी चीज जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में बेसिक फैक्ट्स ध्यान में रखना, जैसे कि एच एंटीजन की एब्सेंस होती है इसमें, और ब्लड ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन और रेयर अकरेंस को याद रखना, है ना। और किडनी ट्रांसप्लांट और ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है वो आ सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर। मेंस के अंदर आपको बॉम्बे ब्लड ग्रुप के मेडिकल चैलेंजेस और इनोवेशंस को एनालाइज करते हुए डिस्कस करना होगा कि कैसे हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरह के रेयर कंडीशन के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। और एथिकल कंसिडरेशन भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब सुनो, तो आप जो है वो सिर्फ इतना लिख लो, बॉम्बे यानी कि ये स्मॉल एच ये ब्लड ग्रुप, ठीक है। बॉम्बे एच एस ब्लड ग्रुप जो है वो इसको बोलते हैं। ये एक रेयर ब्लड ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है। और अभी न्यूज यही थी कि भाई इस रेयर ब्लड ग्रुप की एक महिला को किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो किया गया। और ये प्रोसीजर जो है वो पहला है अभी तक का कंट्री के अंदर, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लिखेंगे, सक्सेसफुली कंडक्टेड किडनी ट्रांसप्लांट इन इंडिया। 30 साल की महिला थी शिरडी से। इनको जो है वो मिस डायग्नोस कर दिया गया था। इनिशियली इनको कहा गया था इनका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, और ये मिस्टेक थी जिसके कारण सीवियर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो गया। फिर बाद में पता लगा, फिर एक कंपैटिबल डोनर डोनर जो है वो ढूंढना इनके लिए इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप काफी रेयर है, एच एच ब्लड ग्रुप है बॉम्बे। और प्रोसीजर के अंदर बहुत तरीके की प्लानिंग की आवश्यकता होती, जो मैंने भी आपको बताया, डोनर को ढूंढना, सब कुछ करना। फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो पहली बार बॉम्बे ब्लड ग्रुप 1952 में आइडेंटिफाई हुआ, लिख लो। इसको एच एच ब्लड ग्रुप कहते हैं, वो पहले ही मैं आपको लिखवा चुका हूं। इसके अंदर एच एंटीजन नहीं होता, सिर्फ यहां से उठाकर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अलावा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एंटीजन जो होते हैं ना रेड ब्लड सेल पे प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं है भाई। एच एंटीजन की इसमें कमी होती है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर एच एंटीजन नहीं होता, इसलिए कभी भी वो ए बी और ओ एंटीजन के साथ वो नहीं कर सकता, कंपैटिबिलिटी बना ही नहीं सकता। तो इसलिए इनके पेशेंट्स को मतलब इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अब ये भी लिख सकते हो 1 in 10,000 इंडियंस में ये देखने को मिल सकता है, और पूरे दुनिया भर में 1 in million, यानी कि 10 लाख लोगों में से सिर्फ एक का ऐसा होगा। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन तो है, ठीक है। तो इसलिए बहुत दिक्कतें आती हैं ट्रांसप्लांटेशन के समय पर, चैलेंजेस यही हैं। बस इतना लिखो आप। कई बार मिस डायग्नोसिस के कारण भी दूसरे का ब्लड चढ़ा दिया जाता है, तो सामने वाले की डेथ भी हो सकती है। अब जो प्रॉब्लम थी वो महिला को, शीडी वाली महिला को, 30 साल की महिला को लास्ट स्टेज थी ये किडनी फेलियर के, डायबिटीज के कारण ये इशू इनको जो है वो बढ़ता गया। डायलिसिस पर थी, कोई भी इनको डोनर नहीं मिल रहा था। पेशेंट की मदर जो है वो बी पॉजिटिव डोनर है जो सामने आई। फिर इनको फोकस किया गया कि चलो जो है वो ब्लड चढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे करके अपन कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। तो कुछ स्पेशलाइज्ड डिसेंसिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया गया इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए ट्रांसप्लांटेशन से पहले। लिख लो ये, ट्रांसप्लांटेशन से पहले इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस किया गया, इसके लिए स्पेशलाइज्ड डिसेंसिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए। प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी, और ये लिखेंगे आप इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट, नाम से जन्म में आ रहा है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया। एंटीबॉडी के लेवल को लो कर दिया, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, जिससे कि एंटीबॉडी रिलीज नहीं होंगी, ठीक है।
क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांटेशन के अंदर ऑर्गन जो है वो जो भी डोनर से ऑर्गन लिया जा रहा है डिफरेंट ब्लड ग्रुप के, तो उसके लिए ये क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांट्स का उपयोग जो है वो किया जाता है। डबल फिल्ट्रेशन प्लाज्मा फेरेसिस का उपयोग किया जाता है एंटीबॉडीज को रिमूव करने के लिए रेसिपिएंट के ब्लड से, जिससे कि इम्यून रिजेक्शन को मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि बॉडी एंटीबॉडी जो है वो छोड़ रही है कंटिन्यूअसली फॉरेन ऑब्जेक्ट को मारने के लिए, तो इसी एंटीबॉडी को रिमूव किया जाता है डबल फिल्ट्रेशन प्लाज्मा फेरेसिस से। ये भी लिख लेना। अगर रेसिपिएंट की एंटीबॉडी रिमूव नहीं की जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो, अब डोनर ने जो चीज उसको दी होगी वो उसको निपटा देगी और फिर किसी काम का बचेगा नहीं ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। अब मेडिकल और एथिकल इंप्लीकेशंस भी होते हैं ना, कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करने में एरर हो जाते हैं, जिसके कारण से बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। किसी पेशेंट को गलत ब्लड ग्रुप अगर चला दिया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। ठीक है। बस यही चीज थी गाइस। ये काफी एक सक्सेसफुल रहा कि दूसरे का ब्लड ग्रुप किसी मतलब कोई दूसरे वाला है, और रेसिपिएंट का ब्लड, डोनर का ब्लड ग्रुप अलग है, रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप अलग है। और इस केस में तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप की जो है वो बात हुई, तो इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो करवा लिया और ये सक्सेसफुल रहा। तो ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ भी थी। और इंडिया के अगर हम बात करें मेडिकल सेक्टर की, तो उसके लिए भी एक बड़ा अचीवमेंट ये हम लोग को देखने को मिला। तो ये प्रीलिम्स में ये 90% से ज्यादा चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा आएगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड तो 99% ही कि आ सकता है। अब गाइज ये वाला टॉपिक भी इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूके के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी स्ट्रांग हो गई है, खासकर डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में। एरो इंडिया 2025 में कई इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जो बायलैटरल मिलिट्री कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए किए गए। यानी कि इंडिया और यूके के बीच में डिफेंस रिलेशनशिप जो है वो काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, काफी मजबूत हो रहे हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने सस्टेनेबल एनर्जी की फील्ड में भी कोलैबोरेशन किए हैं। तो आज हम इन दो इंपॉर्टेंट एरियाज को समझेंगे इस टॉपिक के अंदर, डिफेंस और एनर्जी कॉपरेशन के, जो इंडिया और यूके के बीच में हुआ है। तो पहले तो मैं आपको डिफेंस कॉपरेशन की बात करूं उससे पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो आप। इंडिया और यूके ने काफी सारे, लिख लो, काफी सारे डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन किए हैं एरो इंडिया 2025 में। एरो इंडिया 2025 में डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया, डीपीआई, और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हुआ है थेल्स यूके, बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, लेजर बीम राइडिंग मैनपैड्स के सप्लाई के लिए, जिसमें हाई वेलोसिटी मिसाइल्स और लॉन्चर्स भी इंक्लूडेड है। तो मतलब अच्छी पावरफुल डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसफर होंगे। चौथा, इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग भी देखने को मिला, जिसका फोकस जो था वो सस्टेनेबल और रेजिलिएंट एनर्जी फ्यूचर पर था, जिसमें ये इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उस पर मेनली फोकस कर रहे हैं। अब सुनना, एक एक करके चीजों को मैं आपको जो है वो समझाऊंगा, ध्यान से आपको चीजें सुननी है। डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया, डीपीआई जिसको कहा जा रहा है, इंडिया और यूके के बीच में हुई, ये ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिफेंस कोलैबोरेशन को स्ट्रीमलाइन करना, यानी कि आसान बनाना। इंडिया और यूके के बीच में डिफेंस रिलेशनशिप मजबूत हो और डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी डील्स हो वो तेजी से हो और आसानी से हो। यह प्रोग्राम दोनों देशों के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और ट्रेनिंग को तेज करेगा और बेहतर बनाएगा। डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया का गोल है दोनों देशों के डिफेंस फोर्सेस को एक दूसरे के साथ क्लोजली वर्क करवाना, ताकि रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सके। मतलब कुल मिलाकर इनको ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये लोग जो है वो किस चीज पर जो है फोकस करेंगे, कि एक साथ मिलकर जो है वो वेरियस प्रोग्राम्स जो है वो करें। बस ये था डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया। ठीक है। अब सुनो,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट थेल्स यूके और भारत डायनेमिक लिमिटेड के बीच साइन हुआ, जो मैंने आपको बताया, जिसमें लेजर बीम राइडिंग मैन पैड्स की सप्लाई की डील की गई। लेजर बीम राइडिंग मैन पैड्स सिस्टम में हाई वेलोसिटी मिसाइल स्टार्स, मतलब स्टार स्ट्रीक और लॉन्चर्स इंक्लूडेड है। ये सिस्टम इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा देंगे। और इंडिया और यूके ने लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल एल एम एम के को प्रोडक्शन पे भी एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे इंडियन इंडस्ट्री को यूके के ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन इंटीग्रेट करने का मौका मिलेगा। तो ये भी जो है वो आप मेंशन जो है वो कर दो। ये वाली मिसाइल ये ऊपर नहीं लिखी थी ना, तो इसका नाम जो है वो लिख लो। दोनों कंट्रीज ने एग्री किया कि ये मिलकर जो है प्रोड्यूस करेंगे एल इंडिया की पहली एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल ASRAAM। ये भी स्टैब्लिश की जाएगी हैदराबाद में। इसकी असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी, यानी कि यूके से पार्ट्स आएंगे, इंडिया के हैदराबाद के अंदर असेंबल होंगे इस मिसाइल के, और टेस्टिंग होगी, जो फाइटर जेट की कैपेबिलिटीज को और मजबूत बना देगी। यूके और इंडिया ने एग्री किया है कि इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम को इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक फ्लीट के लिए जो है वो तैयार करेंगे, और उसकी डिलीवरी ये देंगे 2030 तक। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम के लिए है, मेजर कोलैबोरेशन है। यूएस अपने एक्सपर्टीज का उपयोग करके ये इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन, जिसको IFEP हम लोग कहते हैं, इसको डेवलप करेगा। और इंडिया के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग फ्लीट के लिए इसको बनाया जाएगा, जो फ्यूचर में 2030 तक डिलीवर हो जाएगा, ऑपरेशनल में आ जाएगा। अब नेक्स्ट लिखो आप, एस्पायर प्रोग्राम। इंडिया और यूके ने एस्पायर एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम का सेकेंड फेज लॉन्च किया है, जिसका ऑब्जेक्ट है 24/7 पावर सप्लाई इंश्योर करना और इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी को बूस्ट करना। लिख लो भाई एस्पायर प्रोग्राम। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा कि ये एस्पायर प्रोग्राम किससे मतलब किसके बीच में हुआ है, किससे रिलेटेड है। तो 24/7 पावर सप्लाई से रिलेटेड ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। कैसी टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे कि 24 घंटे मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं होनी चाहिए, पावर कट नहीं होना चाहिए। ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए यूके इंडिया ऑफशोर विंड टास्क फोर्स भी लॉन्च किया गया है। ये टास्क फोर्स इकोसिस्टम, सप्लाई चेन और फंड्स को इंप्रूव करने पर फोकस करेगा, जिससे ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट हो सके। यानी कि विंड एनर्जी के लिए इन लोगों ने यूके इंडिया ऑफशोर विंड टास्क फोर्स भी तैयार किया है। ये भी लिख लो। नाम इसका तो नाम से जन्म में आ रहा है, इसको आपको डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा यूके ने इंडिया के पावर सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि पावर सेक्टर में जो सुधार हम लोग करेंगे उसके लिए जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए यूके पैक्ट इनिशिएटिव के थ्रू असिस्टेंस देना कंटिन्यू रखा है, और ये इंडिया के लो कार्बन ग्रोथ ट्रांजिशन में हेल्प करेगा। तो यूके इंडिया को जो है वो यूके पैक्ट के तहत, यूके पार्टनरिंग फ्रॉम एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांजिशन, इसके थ्रू जो है वो इंडिया को हेल्प करेगा कि इंडिया अपने पावर सेक्टर में सुधार लाए और जल्दी से जल्दी रेन्यूएबल एनर्जी में जो है वो ट्रांजिट करे, या लो कार्बन एनर्जी में जो है वो लो कार्बन एमिशन एनर्जी में ट्रांजिट करे। ठीक है, तो ये चीज है। यूके ने इंडिया के ग्रीन प्रोजेक्ट में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिट की है, ये भी लिख लो। यूके ने इंडिया के ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन पर इन्वेस्टमेंट करने का कमिटमेंट किया है, जिसमें रेन्यूएबल एनर्जी और क्लीन ग्रोथ इनिशिएटिव का सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया और यूके ने ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव ये भी लिख लेना। ग्रीन ग्रिड्स ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव यूके और इंडिया के बीच में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हुई बात है। अब ग्लोबल लेवल पर क्लीन एनर्जी ग्रिड्स को प्रमोट जो है वो किया जाएगा, यानी कि हम लोग जो है वो सोलार ग्रिड्स लगाएंगे,
ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट करेंगे कि सभी लोग लगाए, रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिट करें। तो देखो यार, डिफेंस सेक्टर में कोलैबोरेशन इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा। इससे ये फायदा हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। डिफेंस कैपेबिलिटी हमारी जो है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ लाइट वेट मिसाइल और एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के थ्रू इससे रीजनल सिक्योरिटी और इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बेटर होगी। एनर्जी कॉर्पोरेशन के थ्रू इंडिया को यूके से क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलेगा। ये सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इंडिया ने एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं उस पर और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि फास्ट हो जाएंगे इंडिया के इनिशिएटिव्स के कारण। तो इंडिया यूके के डिफेंस एग्रीमेंट जिसमें मैनपैड्स और एलएलएम सिस्टम का मेंशन है, ये चीज याद रखिएगा। एस्पायर प्रोग्राम और ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को याद रखना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। मेंस के अंदर आपको ये पार्टनरशिप जो यूके और इंडिया के बीच में, उसको एनालाइज करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। रीजनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आंसर दीजिएगा, और ये लेटेस्ट पॉइंट्स को जो है वो ध्यान में रखते हुए आंसर दीजिएगा। तो एक बार मैं स्कैन करवा देता हूँ इस पूरे टॉपिक को। तो देखो, ये पूरी चीज मैंने मार्क करी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। एरो इंडिया 2025, यूके और इंडिया मिलकर डिफेंस की फील्ड में वेरियस कॉपरेशन जो है वो कर रहे हैं। वेरियस इंप्रूवमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एस्पायर प्रोग्राम ध्यान में रखना, ऑफशोर विंड टास्क फोर्स ध्यान में रखना, यूके पैक्ट ध्यान में रखना। इससे पावर सेक्टर में रिफॉर्म जो है वो लाया जा रहा है। इंडिया यूके 2030 का रोड मैप है, ये लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है। इंडिया का मेक इन इंडिया जो है, मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव, लिख लेना भाई। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव एक नया है। दोनों मिलकर जो है वो दुनिया पर एक्सपोर्ट करने पर फोकस कर रहे हैं। यूके की मिलिट्री की प्रेजेंस ओमान, नेपाल, ब्रूनी, डियागो गार्शिया, सिंगापुर में हम लोग को देखने को मिलेगी। और देखने को मिल ही रही है, मिलेगी क्या। यूके टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड कराएगा, जिससे इंडिया का जो गोल है 30 गीगावाट ऑफशोर विंड कैपेसिटी हमें अचीव करनी है 2030 तक, तो उसमें हेल्प करेगा। तो ऑब्वियसली बात है। टोटल 67 मिलियन यूरोज जो है वो इन्वेस्ट किए गए इंडिया के सोलार, वाटर और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स में। इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड ये है कि 413 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो बढ़ा देगा, और 1.14 मिलियन टन कार्बन एमिशन को जो है वो रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है। इंडिया जो है वो यूके का 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये लिखने की अभी के लिए आवश्यकता नहीं है। इंडिया यूके जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी 2005 में, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को जो है वो बूस्ट करने के लिए, ये लिख लो। इंडिया यूके का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। यूके जो है वो इंडिया इंडिया का सिक्स लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी है। 33.88 बिलियन यूएस डॉलर एफडीआई के थ्रू जो है वो हमारे पास आया है यूके की तरफ से। पहला इंडिया यूके ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कोंकण शक्ति, ये भी लिख लेना आप, ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है। इंडिया ने एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में जो है वो पार्टिसिपेट किया था, अजय वॉरियर में पार्टिसिपेट किया था, मिलिट्री कोलैबोरेशन को एनहांस करने के लिए यूके के साथ। ठीक है। काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी यूके में है, मेरा खुद का छोटा भाई वहां पर है। यंग प्रोफेशनल स्कीम अनाउंस हुई थी G20 बाली समिट के दौरान, जिसने अलाउ किया था कि ग्रेजुएट जिनकी उम्र 18 से 30 साल की है दोनों कंट्रीज के बीच में, कि वो रह सकते हैं एक दूसरे कंट्री में और काम कर सकते हैं अप टू 2 इयर्स। तो 2 साल का वीजा तो मिलता ही है, बट 2 साल के वीजा को आप रिन्यू करवा सकते हो। ये वाला पॉइंट भी लिख लेना आप। ठीक है। तो बस ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। तो आज थोड़ा सा समय की कमी है, तो मैं कल जो है वो इन टॉपिक्स को कवर करूंगा। कल संडे है, कल आपका रिवीजन डे होता है, बट हमारे कुछ टॉपिक्स छूट गए पुराने लेक्चर्स के भी, प्लस ये वाले भी। तो कल एक वीडियो आएगा, उसमें पूरी चीज मैं बता दूंगा। बट आपके जो कमेंट्स होंगे वो मैं मंडे वाले लेक्चर में जो है वो प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि मुझे कल जो है वो थोड़ा सा काम है। कल मैं आउट ऑफ टाउन जो है वो जा रहा हूँ, तो मैं आज ही जो है वो ये लेक्चर को रिकॉर्ड करके अपलोड जो है वो कर दूंगा। बट वो लेक्चर आपको कल मिलेगा 1 बजे, संडे को 1 बजे जो है वो लेक्चर आपके लिए लाइव हो जाएगा। और आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो मंडे वाले दिन जो है मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है। तो चलो बस आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है, और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। तो चलिए साइन ऑफ करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।